यह पेपर है रीट मेंस 2022 तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा पंजाबी विषय का है। और हम यहाँ पर जो कॉमन प्रश्न हैं सभी जीके के और साइकोलॉजी के उन प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप पंजाबी विषय के भी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, पीडीएफ डाल दी गई है तो आप देख लेना वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। किस प्रकार के प्रश्न हैं वो रीट मेंस में पूछे गए थे। प्रश्न है, राजस्थान के जिले जो जहां पर्यटन के डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं, डेजर्ट सर्किट का मुख्य भाग हैं वे जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जो जिला हैं वो डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत आता है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न है, टोंक की प्रसिद्ध चार बेंत लोकनाट्य कला का प्रारंभ किसने किया। यहाँ पर प्रारंभ पूछा है। चार बेंत लोकनाट्य कला जो टोंक की है उसका प्रारंभ किया था करीम खां निहंग के द्वारा। जो चार बेंत लोकनाट्य टोंक की उसका प्रारंभ करीम खान निहंग द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, लोककथा केवणिय ने काई कियो जावे। जो लोककथा कहा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसे बातपोष कहा जाता है। बातपोष, लोककथा केवणिय ने बातपोष कहा जाता है उसे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक पूछा है। शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक है तो यहाँ पर उदयपुर में जो शहरी जनसंख्या लिंगानुपात है वो सर्वाधिक रहा। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज राठौड़ री घनी चावी कृति। जो पृथ्वीराज राठौड़ की प्रसिद्ध कृति है वैली कृष्ण रुक्मणी री, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, वैली कृष्ण रुक्मणी री। अगला प्रश्न है, रिडकोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा खालिस्तान द्वारा स्थापित है। तो ये राजस्थान सरकार और आईएल और एफएसएल का 50-50 का हिस्सा इसमें है, राज्य सरकार और आईएल और एफएस का। यह है रिडकोर में 50-50 हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू में होती है। राजस्थानी रा पहला कहानीकार किन मान्यो जावे। तो शिवचंद भरतिया, ये राजस्थानी के पहले कलाकार के रूप में माने जाते हैं, शिवचंद भरतिया। मुर्की आभूषण, मुर्की कहाँ पहना जाता है, मुर्की आभूषण कान में पहना जाता है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ। तो यहाँ किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र रूप के बारे में पूछा है तो राजा सावंत सिंह के समय में किशनगढ़ शैली का स्वतंत्र रूप प्राप्त हुआ था, राजा सावंत सिंह के समय। मध्यकाल में खंगा एक प्रकार का पगड़ी थी, खंगा। मध्यकाल की बात करें, खंगा एक प्रकार की पगड़ी थी, खंगा। राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि पूछी है। लौटते मानसून की अवधि है अक्टूबर से दिसंबर का जो समय है वो राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है अक्टूबर से दिसंबर। अगला प्रश्न है, किन संतरी वाणिया रो संग्रह हरडेवाणी नाम से संकलित करियो। तो यहाँ दादू दयाल की जो वाणियों का संग्रह है उन्हें हरडेवाणी के नाम से जाना जाता है। गिरी सुमेल युद्ध किसके मध्य हुआ। तो यहाँ मध्य पूछा है तो ये राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य गिरी सुमेल युद्ध हुआ था। गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ। अगला प्रश्न है, परिवार बालुका पत्थर खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ परिवार बालुका पत्थर जैसलमेर में पाया जाता है। परिवार बालुका पत्थर जैसलमेर में स्थित है। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाता है। बड़े नगाड़ों का प्रयोग किया जाता है थाप के साथ। यहाँ बम नृत्य जो है भरतपुर वाला वो बड़े नगाड़ों की थाप के साथ किया जाता है, बम नृत्य। अगला प्रश्न है, वन विभाग
वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में वह जिला जहां वनों का प्रतिशत द्वितीय सर्वाधिक, संबंधित जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी द्वितीय सर्वाधिक पूछा है, यहाँ प्रथम नहीं पूछा है, द्वितीय सर्वाधिक पूछा है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है द्वितीय सर्वाधिक का, वनों का प्रतिशत द्वितीय सर्वाधिक पूछा है, यहाँ पर प्रतापगढ़ सही होगा। यदि प्रथम की बात करें तो उदयपुर है और दूसरा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911-1912 में खालिस्तान था, तो यहाँ पर गोविंदगिरी की गतिविधियों का केंद्र बेडसा में था, 1911-12 में बेडसा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली शेखावाटी बोली जो है ये मारवाड़ी की उपबोली है। 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। 1883 उदयपुर परोपकारिणी सभा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई, 1883 में परोपकारिणी सभा। उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र जो है वो राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ स्थापना पूछा है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1964 में की गई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावण तीज से होती है और अंत खालिस्तान से होता है, तो प्रारंभ शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और इसका अंत होता है गणगौर त्योहार से। अगला प्रश्न है, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? तो यहाँ मृण शिल्प के लिए मोलेला यानी मिट्टी की जो कला है मृण शिल्प के लिए मोलेला गांव प्रसिद्ध है। अगला है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अति आर्द्र का पूछा है, तो यहाँ पर झालावाड़ जो जिला है वो अति आर्द्र जलवायु के जिले के अंतर्गत आता है, झालावाड़। अगला प्रश्न जो डिलीट किया गया प्रश्न था, रणकपुर का चौमुखा मंदिर खालिस्तान को समर्पित है, तो यहाँ पर ऑप्शन में नेमिनाथ, आदिनाथ, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ दिए थे, लेकिन ये प्रश्न डिलीट किया गया। रणकपुर का चौमुखा मंदिर समर्पित किसको है? अगला प्रश्न है, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत होती है सवाई राम सिंह के समय में। अगला प्रश्न है, ढोला मारू दूहा कृति रे नायक ढोला रो असल नाम काई हो? तो यहाँ पर ढोला का नाम पूछा है कि ढोला का नाम क्या था। ढोला मारू दूहा में ढोला का नाम था सालेह कुमार। सालेह कुमार जो था वो ढोला का असली नाम था। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल को राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? यहाँ पर राजस्थान में जो गोल चैत्य हैं वो कहाँ पर मिले थे? तो बेराट सभ्यता में ये गोल चैत्य जो हैं ये पाए गए थे, बेराट में। किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? औरंगजेब ने किस युद्ध में जसवंत सिंह को हराया था? तो जसवंत सिंह को हराया था धर्मत के युद्ध में। औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध में जसवंत सिंह को औरंगजेब ने हराया था। अगला प्रश्न है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र पूछा है। डामोर जनजाति राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? यहाँ पर नहीं शब्द दिया है, नहीं पाई जाती है, तो यहाँ बीकानेर, चूरू वाले ऑप्शन में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती। उसके अलावा कोटा बूंदी में, बाराकोटा में, बांसवाड़ा झालावाड़ में वर्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। बीकानेर चूरू में नहीं पाई जाती वर्टिसोल्स मृदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान रा
चावा नाट्यकार, राजस्थान रा चावा नाट्यकार है, तो यहाँ पर राजस्थानी रा चावा नाट्यकार अर्जुन देव चारण जो हैं ये राजस्थानी रा चावा नाट्यकार हैं। अगला प्रश्न है मरु विकास कार्यक्रम DDP मरु विकास कार्यक्रम किस वित्त वर्ष से प्रारंभ हुआ? यहाँ पर मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत पूछी है, ये 1977 से 1978 के बीच में यहाँ पर प्रारंभ किया गया था मरु विकास कार्यक्रम 1977-78। अगला प्रश्न है राजस्थानी भाषा री बोली नहीं है, राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं मालवी राजस्थानी भाषा की बोली है, बागड़ी राजस्थानी भाषा की बोली है, मेवाती राजस्थानी भाषा की बोली है, लेकिन बांगरू ये राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। अगला प्रश्न है जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? यहाँ ग्रंथ पूछा है और जानकारी पूछी है कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसकी जानकारी हमें कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। कानड़ देव प्रबंध से हमें जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी कानड़ देव प्रबंध से मिलती है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार गंतव्य का सही अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में यहाँ पर बताना है हमें, जिलेवार जो जिले दिए हैं उनके अनुसार घटते हुए क्रम में बताना है, तो यहाँ ऑप्शन जो दिए हैं उनमें अलवर, उसके बाद घटते हुए क्रम में धौलपुर, उसके बाद घटते क्रम में बांसवाड़ा, फिर उसके बाद में कोटा। यहाँ पर सही क्रम दिया है अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा में घटते हुए क्रम में जनसंख्या घनत्व दिया है। अगला प्रश्न है राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास, राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना, यहाँ पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना पूछा है, तो 1975 में राजस्थान के अंतर्गत जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में की गई थी। निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? गागरोन के राजपूत शासक यहाँ पर ऑप्शन में दिए हैं धन्नाजी, दादू दयाल जी और चरणदास। यहाँ पर सही आंसर है गागरोन के जो राजपूत शासक थे पीपा जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी नदी उदयपुर जिले से प्रभावित नहीं होती? यहाँ पर नहीं पूछा है उदयपुर से कौन सी नदी है वो प्रभावित नहीं होती है, तो साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, उदयपुर से बहती है, सोम नदी बहती है, जाखम बहती है, लेकिन पार्वती नदी जो है ये उदयपुर जिले से प्रभावित नहीं होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो 12 जिले को जाना जाता है। लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि 12 को कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व क्या है? सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षिक प्रबंधन का महत्व यहाँ पर समाज का विशेष ज्ञान, कौशल के साथ मानव संसाधन, कार्य नैतिकता और सामाजिक नैतिक राजनीतिक मूल्य। अगला प्रश्न है राजस्थान RTE अधिनियम, यहाँ पर राइट टू एजुकेशन अधिनियम कितनी धाराएं हैं? धाराएं पूछी है RTE के अंदर कितनी धाराएं हैं, तो यहाँ पर 29 धाराएं हैं। राजस्थान RTE अधिनियम के अंदर धाराएं पूछी हैं, तो यहाँ पर 29 धाराएं हैं राजस्थान RTE अधिनियम में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने जिलों में रोजगार की गारंटी दी जाती है? कितने दिनों के लिए पूछा है यहाँ पे, कितने दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दी जाती है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत। RTE के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी कौन होंगे? यहाँ पर जो RTE के प्रावधानों के अनुसार राज्य के नोडल अकादमिक प्राधिकारी पूछे हैं, तो यहाँ पर SCERT और SIERT ये इनके जो है नोडल अकादमिक प्राधिकारी होंगे। अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2022 को अभियान सेहत को खालिस्तान के जिला प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया।
अभियान सेहत पूछा है, ये 21 नवंबर 2022 से संबंधित है। अलवर जिले में अभियान सेहत प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष खालिस्तान तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। ये 2024 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया, तो यहाँ पर 5 लाख से बढ़ाकर चिरंजीवी बीमा योजना में 10 लाख किया गया। अगला प्रश्न है, जिला और शुभंकर पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जयपुर का जो शुभंकर है चितल है, पाली का तेंदुआ है, सवाई माधोपुर का बाघ है, कोटा का यहाँ सही नहीं दिया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंदर आर्थिक सहायता पूछा है 500 से 2500 प्रति माह। मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 500 रुपये से लेकर 2500 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत दी जाती है। अक्षय परियोजना 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? तो अक्षय जो परियोजना है ये सर्वप्रथम केरल राज्य में प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना पूछा है, यहाँ पर 24 जनवरी 2007 को राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 24 जनवरी 2007 को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, ये कुसुम योजना जो है ये सौर ऊर्जा आधारित पंप से संबंधित है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना जो है सौर ऊर्जा आधारित पंप से। इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन पूछा है, कहाँ किया गया था? 2022 का इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दोनों ही कथन है सत्य दिए गए हैं। कथन को मैं पढ़ देता हूँ, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, स्कूल कैपिटेशन फीस लगा सकते हैं, ये सत्य नहीं है। दूसरा कथन था, स्कूल प्रवेश के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी सत्य नहीं है। दोनों ही कथन यहाँ पर असत्य दिए थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो यहाँ निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है ये राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने के लिए निवेश संवर्धन ब्यूरो जो है वो उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? तो ये अभय कमांड एंड एवं जो कंट्रोल सेंटर है ये पुलिस विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, कहाँ पर है ये? धाबाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये बूंदी जिले में है। ये प्रश्न नए देखने को मिल रहे हैं इन परीक्षाओं में। धाबाई कुंड का पूछा है। धाबाई कुंड या जिसे जेल कुंड के नाम से जाना जाता है, ये बूंदी जिले में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है पूछी है? कौन सी बेर की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर बेर की किस्म दे रखी है गोमा, कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज, ये जो है बेर की किस्म है, लेकिन यहाँ पर गोमा ऐश्वर्य जो है ये बेर की किस्म नहीं दे रखी। अगला प्रश्न जिसे डिलीट किया गया प्रश्न था, यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? ये यशपाल समिति में अध्यक्ष वाला भी डिलीट किया गया और यशपाल समिति में यहाँ पर सदस्य वाला भी डिलीट किया गया। तो यशपाल समिति में यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं 10,
15, 30 और 35 यहाँ पर कितने सदस्य थे पूछा था। इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ? इंदिरा रसोई योजना का आरंभ कब से हुआ? तो 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना का आरंभ पूछा है। आरंभ इंदिरा रसोई योजना का 20 अगस्त 2020, 20/8/2020। राजस्थान मदरसा बोर्ड, राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान में मदरसा बोर्ड जयपुर में स्थित है। राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्ण नागर ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया था? तो यहाँ श्रेणी पूछी है, इनकी श्रेणी थी SH6 श्रेणी। SH6 जो श्रेणी है ये कृष्ण नागर की टोक्यो पैरा ओलंपिक में यहाँ पर श्रेणी थी SH6 श्रेणी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था टोक्यो पैरा ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब प्रारंभ हुआ? 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो शुरुआत है वो 2004 में की गई थी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 से प्रारंभ किए गए। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला ने भारत का G20 के W20 में प्रतिनिधित्व किया, वे विशेषज्ञ हैं। तो यहाँ पर जो नाम दिया है डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला जो है वो अर्थशास्त्री हैं, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। डॉक्टर ज्योतिकरण शुक्ला अर्थशास्त्र से प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने। मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के प्रश्न ये रहे, यहाँ है, निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है? जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है पूछा है। यहाँ भूख जन्मजात प्रेरक है, नींद जन्मजात प्रेरक है, प्यास जन्मजात प्रेरक है, लेकिन आदत एक जन्मजात प्रेरक नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गोल्डमैन से संबंधित है? गोल्डमैन ने बुद्धि से संबंधित पूछा, तो यहाँ भावात्मक जो बुद्धि है ये गोल्डमैन से संबंधित है, क्योंकि गोल्डमैन ने संवेगात्मक बुद्धि दी थी जिसे भावात्मक बुद्धि बताया है। कौन सा बुद्धि सिद्धांत बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का उदाहरण नहीं है पूछा है। यहाँ पर द्विकारक बुद्धि के कारकीय सिद्धांत, द्विकारक नहीं है, कारकीय सिद्धांत का उदाहरण नहीं है पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बुद्धि की कारकीय सिद्धांत का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर बुद्धि कारक जो सिद्धांत है ये बुद्धि का कारकीय सिद्धांत से संबंधित है। पदानुक्रमिक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत ये बुद्धि के कारकीय सिद्धांत से है, लेकिन स्टर्नबर्ग का जो सिद्धांत है ये बुद्धि के कारकीय सिद्धांत का उदाहरण नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है, GW आल्पोर्ट यानी आल्पोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा निम्न में कौन सा वाक्यांश सम्मिलित नहीं है? परिभाषा में वाक्यांश नहीं है पूछा है। आल्पोर्ट ने जो परिभाषा व्यक्तित्व की दी उसमें वाक्यांश नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर गतिशील संगठन बताया था परिभाषा में, मनोदैहिक व्यवस्था, अपूर्व समायोजन, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताएं ये आल्पोर्ट ने नहीं बताई थी। गतिशील संगठन बताया, मनोदैहिक व्यवस्था बताई, अपूर्व संयोजन बताया। अगला प्रश्न है, नीता की शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने की क्षमता अच्छी है। शाब्दिक और जो गणितीय संकेत हैं नीता अच्छी तरह से समझती है, अतः नीता में बुद्धि का कौन सा प्रकार लक्षित है? तो यहाँ पर उसे अमूर्त बुद्धि कह सकते हैं। अमूर्त बुद्धि जो है वो नीता में ज्यादा है, क्योंकि ये शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने में क्षमता अच्छी रखती है, उसकी बुद्धि जो है अमूर्त बुद्धि है। आदतों, ज्ञान और विवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये परिभाषा जो दी थी वो क्रो एंड क्रो ने दी थी। क्रो व क्रो के द्वारा आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये बात क्रो व क्रो के द्वारा कही गई। लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने
परिचित किया था। लुप्त अधिगम संपत्तियां जो है वो सर्वप्रथम एडवर्ड टोलमैन के द्वारा, लुप्त अधिगम जो संपत्तियां हैं वो सर्वप्रथम एडवर्ड टोलमैन के द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का एक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। इन शब्दों में व्यक्तित्व की परिभाषा दी थी। ये व्यक्तित्व की परिभाषा जो है ये आल्पोर्ट के द्वारा दी गई। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है, ये आल्पोर्ट ने कहा था। आल्पोर्ट का ये प्रश्न जो है यहाँ पर, यही प्रश्न जो है ये देखें तो यहाँ पर दिया है, आल्पोर्ट द्वारा दी गई व्यक्तित्व की परिभाषा में गतिशील संगठन, मनोदैहिक व्यवस्था, अपूर्व समायोजन ये थे, लेकिन व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं थी। तो यही परिभाषा पूछी है यहाँ पर। व्यक्तित्व मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन का निर्धारण करता है। ये परिभाषा आल्पोर्ट की। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेट्स द्वारा वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स द्वारा जो वर्गीकरण, जो बालक निराशावादी, दुखी व दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होता है उन्हें कहते हैं। यानी हिप्पोक्रेट्स ने जो निराशावादी, दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर जो बालक हैं उसे विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक कहा है। विषादग्रस्त कहा है इसको। हिप्पोक्रेट्स के वर्गीकरण में जो निराशावादी और जो दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर हैं उसे हिप्पोक्रेट्स ने विषादग्रस्त या मेलेनकोलिक कहा है। अगला प्रश्न है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग। ये पुस्तक किसकी लिखी हुई है? द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, ये जो है रॉबर्ट गेने के द्वारा लिखी पुस्तक है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग रॉबर्ट गेने के द्वारा लिखी पुस्तक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन रीड ओनली मेमोरी में खालिस्तान के द्वारा संग्रहित होती है। ये रीड ओनली जो मेमोरी में जो निर्माता होता है उसके द्वारा संग्रहित होती है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है पूछा है। ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है तो यहाँ जो D2B जो है ये ई कॉमर्स का मुख्य प्रकार नहीं है। उसके अलावा B2C, B2B और C2C ये जो है ये ई कॉमर्स के प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर D2B जो है ये नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है? डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल जो है ये हैं बुद्धिमान टर्मिनल या इंटेलिजेंट टर्मिनल। बुद्धिमान टर्मिनल या फिर इंटेलिजेंट टर्मिनल जो है ये डिवाइस यूजर प्रोग्रामेबल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पीओएस सिस्टम का प्रकार नहीं है पूछा है। पीओएस सिस्टम का प्रकार नहीं है तो यहाँ पर डाटा जो पीओएस जो है ये जो है ये जो पीओएस का सिस्टम का प्रकार नहीं है। उसके अलावा क्लाउड, मोबाइल और टर्मिनल ये जो है ये पीओएस सिस्टम के प्रकार हैं, डाटा नहीं है ये। अंतिम प्रश्न है पेपर का। प्रश्न है, निम्न में कौन सा मुख्यतः ई कॉमर्स के मुख्य 3 चरणों में विचारणीय नहीं है। यहाँ ई कॉमर्स के जो 3 चरण हैं उनमें विचारणीय नहीं है पूछा है तो यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया है प्रिजर्वेशन जो है ये ई कॉमर्स के 3 चरणों में नहीं है। इनके अलावा इनोवेशन ई कॉमर्स के 3 चरणों में है। इनोवेशन, रीइन्वेशन और कंसोलिडेशन जो है ये ई कॉमर्स के 3 चरणों में है। इस प्रकार के प्रश्न पंजाबी विषय में पूछे गए थे और आप यदि इसकी पीडीएफ देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।